एक बार फिर जुड़ेंगे। मैं मुजम्मिल से जानना चाहूँगा, मुजम्मिल, जिस तरह से आप पर, हालांकि आप सियासी तज्ज़िया निगार के तौर पर यहाँ शामिल हुए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो कुछ हो रहा है, आप पार्टियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में कौन किसके साथ और क्या इत्तेहाद बनेंगे या टूटेंगे, ये इंतखाबात क्या आगे की सियासी तस्वीर पेश करने की ज़रिया बनेगा या क्या कुछ आपको लगता है? देखिए सर, जहां तक अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत देखी जा रही है, दैट इज कंप्लीटली अ पॉलिटिकल डोमिनेंस। अभी यहाँ पे नंबर गेम खेला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड से। मतलब अगर कोलिशन आप देखेंगे, जिस टाइम सियासत शुरू हुई थी उस टाइम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद भी नहीं थी कि हम 40-45 सीटें के आसपास जम्मू कश्मीर में हासिल करेंगे। उस टाइम राहुल गांधी साहब को इस्तेमाल किया गया कैंपेनिंग में कि भाई हम सियासी तौर पे जुड़े हैं, कोलिशन कर रहे हैं, सो दैट कि आगे आके हम इकट्ठे हुकूमत बनाएं। उस टाइम उसके बाद जब हुकूमत इन्होंने बनाई तो इनको लगा कि नहीं, हमारे नंबर्स अच्छे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल के कांग्रेस को अलग दलग करके खुद आगे सामने आ गए। अब जो बात आ गई राज्यसभा 4 सीटें, कंप्लीटली 3 सीटें इन्होंने अनाउंस कर दी। चौथी सीट के लिए इन्होंने ऑफर किया कांग्रेस को कि अगर आप चाहते हैं हम आपको देंगे, एंड वो भी वीकेस्ट सीट जो इनको लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस ने भी कह दिया सेफ सीट नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट सेफ सीट। तो उनको ऑफर करके इट वाज ओनली कि हम भाई अपने सर से ये जाड़ ले कि भैया हमने तो ऑफर कर दिया था, बट जबकि इट इज नॉट एन ऑफर, इट वाज जस्ट इट्स अटेम्प्ट कि उनको अपने पल्ले झाड़ने के लिए। उसके बाद अब चौथी सीट पे हंगामा बन रहा है। अब यहाँ से अभी महबूबा जी का बयान आया रिसेंटली कि आप वोट कर सकते हैं, बट हमें लैंड बिल आप टेबल करिए। देखिए अभी इनकी स्पोक्स पर्सन नीलोफर जी ने बोला कि यहाँ तो ये बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स में उमर साहब आए, आई थिंक जब उन्होंने वोट मांगे हमसे, उन्होंने क्लियरली लोगों को बोला कि मैं आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, मुझे वोट दो। व्हाट वाज दैट? वो बार्गेनिंग नहीं थी। उन्होंने बोला मैं 10 किलो राशन फ्री कर दूंगा, मुझे वोट दे दो। उन्होंने बोला मैं 1 लाख नौकरियां पहले साल में दूंगा, मुझे वोट दे दो। हर एक जगह कंप्लीटली, मतलब आप देखिए कि उन्होंने रंग कैसे बदल दिया। जब डिलीवर की बात आई, कंप्लीटली वो रंग बदल रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। अभी इससे पहले तो ये रोना रो रहे थे कि भाई हमें एलजी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने दे रही है जी, ये नहीं हो रहा है। नहीं, इलेक्शन में तो सारी पार्टियां बार्गेनिंग करती हैं। अगर आपके हिसाब से बात करें, अगर मैनिफेस्टो को आप बार्गेनिंग कहते हो, तो सारी पार्टियां बार्गेनिंग कर रही हैं। खाली ये ना कि श्रेय लेना चाहती है कि हम भाई आपके लिए ये कर रहे हैं। दे डोंट थिंक दैट वी रिप्रेजेंटेड देम, हम उनको वहां पे भेज रहे हैं कि हमारा काम करें आप लोग जी, बट उसके बाद वो हमें एहसान जता रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान जता रहे हैं कि हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। यार, वी हैव सेंड यू देयर, पीपल हैव वोटेड यू फॉर द कॉजेस, and you are not delivering, you are just on the chair, just ruling the people. This is not done in the democracy, sir. This is open democracy. ठीक। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, 34 सीट ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल आपके पाले में डाल दी जा रही है इस पूरे खेल, पूरी लड़ाई में। कांग्रेस कहती है सेफ सीट नहीं है और 34 सीट तय करेगी कि सेकुलर और नॉन सेकुलर होगा, क्योंकि बार्गेनिंग बीजेपी के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई बंद दरवाजे से या बैकडोर से भी सारी चीजें हो रही हैं। तो 34 सीट तय मानी जाए बीजेपी के लिए? पूर्णिमा जी। भाई साहब, बीजेपी की नीति साफ, पारदर्शी और जनता के हित की राजनीति है। चौथी सीट हो, आप देखें कि हमने कांग्रेस जैसे इन दोनों पार्टियों ने अपना मुफाद देखते हुए कांग्रेस को अलग थलग कर दिया हुआ है, वैसा मुफाद हमारा नहीं रहता है। हम हमेशा जनता के हित की राजनीति करते हैं। बीजेपी इस पूरे गुप्त सौदों और जो सशर्त समर्थन की राजनीति है उससे बिल्कुल अलग खड़ी है। ठीक। हम पारदर्शी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ना कि पर्दे के पीछे होने वाली बैठकों में। बीजेपी जनता की आवाज की सच्ची प्रतिनिधि है, सिर्फ नंबर गेम की नहीं जी। हमारा रिकॉर्ड दिखाता है हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, ना कि पार्टी स्वार्थ के लिए जी। हम वोट को खरीदते नहीं हैं, हम भरोसा जीतते हैं। ये सारे तथ्य बताते हैं कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चौथी सीट किसके पाले में जाती है जी, या 3 सीटें किसके पाले में जाती हैं। जी जी, बिल्कुल।
शोकिया जी, जिस तरह से चौथी सीट किसके पाले में जाएगी, बार्गेनिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि स्टेटहुड के हवाले से भी एक बार फिर बात हुई। कल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा बीजेपी के हवाले से कि साहब बीजेपी से जाना चाहिए, लेकिन जो लोग उनको लगता है, यानी उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि बीजेपी की तरफ रागिब हैं या उधर भी बार्गेनिंग की जा सकती है, तो क्या स्टेटहुड खतरे में जाने की एक तरह से खदशा है उमर अब्दुल्ला को इस इलेक्शन में? देखिए अगर हम पिछले एक साल की बात करें और आज की भी बात करें तो स्टेटहुड हमें कहीं दूर दूर तक इसका कोई अता पता नहीं नजर आ रहा है। हमारी जो मरकजी सरकार है उन्होंने हमसे वादे बहुत किए लेकिन पूरे नहीं किए जी। और कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी, इन्होंने उस तरह से अपनी बात रखी ही नहीं कि उनके दिल तक वो असर करती। तो इस वक्त मैंने यही अभी कुछ देर पहले भी एक डिबेट हो रहा था, उसमें भी यही बात हो रही थी कि अगर हमारी इलेक्टेड सरकार चाहती तो वो अपनी बातें मनवा सकती थी। देखिए बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन तरीकों से अपनी बात को मनवाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने हमारी यहाँ की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया। क्या आपने एक बार भी जिलानी साहब सुना कि उन्होंने कहा कि अगर आपने रिजर्वेशन का जो मामला है ये अगर हल नहीं हुआ या नौकरियों का मामला नहीं हुआ, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, मैं ये अगर आपने बाकी कोई हमारे मामला हल नहीं किए तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। कई बार ऐसे मौके आए कि जब अगर वो चाहते अपनी बात को मनवा सकते थे, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ सकते, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना कुर्सी ही तो है, उड़न तश्करी तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन ये है कि उतरने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन कुर्सी छोड़ देते तो अवामी मैंडेट अवाम ने जिस भरोसे से इतना बड़ा मैंडेट दिया है, फिर उस पर सवाल उठता। देखिए अवाम ने मैंडेट जो है उनको इसलिए दिया था कि वो उनकी कोई बात करे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और अवाम ने इसलिए, और उन्होंने उस वक्त अपने मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कही कि अगर तरीका क्या है। शोकिया जी, आपको लगता क्या है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद क्या उमर अब्दुल्ला कुर्सी छोड़ दें, सरकार गिरा दें खुद की? देखें ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। पब्लिकली तो बहुत जगह उन्होंने मुतालबा किया, पीएम साहब आए थे, कश्मीर पीएम साहब के सामने भी किया। देखें ये अवाम के गले पे बेचारगी की तलवार लटका के मामलों को हल नहीं कर सकते हैं। जी नीलोफर साहबा, बेचारगी की तलवार लटकाए घूम रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इतना बड़ा मैंडेट के बावजूद क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए ये बदकिस्मती की बात है कि एक तो लोग बम्पर वोटिंग उन्होंने की, फिर एक मैसिव मैंडेट मौजूदा सरकार को दे दिया और अब एक्सपेक्ट कर रही है वो पार्टीज जिनके कुछ मेंबरान जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इलाकों को, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक चंक ऑफ लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये क्या ना भाई आप रिजाइन कर दीजिए। देखिए इनकी ही सरकार में इनको याद होना चाहिए जब एब्रोगेशन हो गया उस वक्त तो असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, जो गोपी आनंद जो थे 2021 में शायद उन्होंने रिजाइन किया था आईएएस पोस्ट से, तो उन्होंने ओपन एब्रोगेशन के खिलाफ किया और फिर उन्होंने चुना कि मैं पॉलिटिकल एरेना में आकर अपने मुद्दे जो है वो उठाऊं, लीगली तरीके से वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि एक खिदमत खलक करना और लोगों की जो बातें हैं वो किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके ट्रैक करके उनको हल करे उनकी मुसीबतों को। तो ये चाहते हैं जब लोग मैंडेट देते हैं किसी को आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन के बाद क्या सोल्यूशन है इनके पास, कौन सी पार्टी फिर आ जाएगी जो यहाँ पर हुकूमत करेगी? 10 साल पार्टी ने ले लिए, एक पार्टी ने, उन 10 सालों में आप देख लीजिए हुआ क्या। इन्हीं की सरकार की मैं बात करूंगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स जो हुआ 2017 के बाद, डिजिटलाइजेशन के नाम पर यहाँ पर चुन कर देखा गया कि कहाँ पर अगर 1 इंच जमीन सरकार की है जिस पर एक शख्स जम्मू कश्मीर का वासी, चाहे वो जम्मू का है कश्मीर का है, पिछले 60 सालों से 100 सालों से अगर उसका कब्जा है उसको नाजायज करार कर दिया गया विदाउट सेइंग कि क्या ये लीगल है या इलीगल है, क्या ड्यू प्रोसेस ये कहता है कि आप इनकी म्यूटेशन एकदम से खत्म कर दो। उस वक्त उनको याद नहीं आया कि रिजाइन तो नहीं करना है,
फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे लीज ग्रांट्स एक्ट हमारा 2021 में आया। नहीं, इस बिल को तो आप भी ला रहे हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि हमने भी इस पर काम किया है, पीडीपी कह रही है कि हम भी ये बिल चाहते हैं कि पास हो जाए। आप दोनों का मकसद एक है, तो फिर इसमें टकराव किस चीज को लेकर? जिलानी साहब, आज इनको दर्द याद आ रहा है लोगों का जिनके पास लैंड की डिफिकल्टीज है, तो वो दर्द देने वाले भी यही, और आज ये कहते हैं मरहम लगाएंगे, 3 वोट तब दे देंगे जब आप हमारे साथ पहले सौदाबाजी करेंगे। नंबर 1, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट कहा था, और कहा था बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाइए। बहुत पुरानी बात हो गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे जिंदा। जी, ठीक है जी। हमारे पास भी बहुत से सीटें थी, हमारे पास बार्गेनिंग कर सकते, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अवाम के हित की बात होती है वहां पर बार्गेनिंग नहीं होती है। जो दिल से हित के बारे में सोचेगा, ठीक तो है। हमने सारा झगड़ा जो है स्टेटहुड का है। कल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, आज भी वो कह रहे थे कि भाई सारे सवाल एनसी से क्यों? पूर्णिमा जी, सारे सवाल सरकार से क्यों हो रहे हैं? बीजेपी के पास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेटहुड की बहाली पर बीजेपी खामोश क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी स्टेटहुड की हामी है तो वो खुलकर हिमायत क्यों नहीं कर रही? ये उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं बार बार। आपको मैंडेट भी मिला है जम्मू में इसी वजह से, आपकी लिस्ट में भी स्टेटहुड है। तो हमने कब निकाला कि हम स्टेटहुड के हिमायती नहीं हैं? जी। या कब हमारी केंद्र में काबिज हमारी सरकार ने कब ये अपने वक्तव्य में बोला कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे? सब जुडिशियल मैटर है, अभी कोर्ट में है। अभी जब होगा तो मिल जाएगा स्टेटहुड। जब इनकी जो अपना मैटर जब सॉल्व होता है तो स्टेटहुड क्यों नहीं मिलेगा हमको? हमारा अधिकार है, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन जो हमारे मसले इन्होंने एजेंडा में रखे थे, एजेंडा भी 5 साल का, वो उस बात से भी हम सहमत हैं। नहीं, लेकिन स्टेटहुड एनसीबी पूछ रही है, पीडीपी भी पूछ रही है, दूसरी जमातें पूछ रही है, सारी पार्टियां पूछ रही हैं सिवाय बीजेपी के। आप मरकज के साथ बोल रही हैं, आप कहते हैं कि सही मौका आएगा, मिल जाएगा। आप नहीं चाहते स्टेट हो जाए जल्द से जल्द? क्यों नहीं चाहते? अगर हम नहीं चाहते होंगे तो पीएम सरकार और हमारे एचएम जी जब भी हमारे जम्मू में आए, या जब भी उनसे ये पुरजोर मांग की, कभी उन्होंने इनकार किया कि हम स्टेटहुड को नकार रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जी, लेकिन समय सीमा का क्या है? सवाल ये भी उठ रहा है कि 1 साल हो गया, उम्मीद थी सरकार के इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के फौरी बाद स्टेटहुड मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि स्टेटहुड एक साल, वो मेरी बात सुनो जी, 1 साल ये बोल रहे हैं हमारी नेका सरकार बोल रही है जी कि 1 साल, अभी 5 साल पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 साल का वादे किए हुए एजेंडा अपने पूरे नहीं कर पाए। 5 साल का इन्होंने पूरा वक्फा रखा है। इन्होंने पहले बोला कि हमारी बात, पिछली डिस्कशन में इन्होंने पुरजोर अपने वक्तव्य में बोला था कि हमारी इस स्टेटहुड पे बात हमारी पीएम साहब के साथ भी चल रही है, हमारी एचएम साहब के साथ चल रही है। और एक्चुअली जब ये बात चल रही है और मैटर जो है सब जुडिस है, तो जब हल होगा तो सब हमारे स्टेटहुड जो मिल रही है जी। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि इलेक्शन के बाद होना था, 1 साल हो गया, अब फिर राज्यसभा और ये 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, फिर यही मुद्दा उछाला जा रहा है। तो क्या ये इलेक्शन के सामने सिर्फ आवाम को बताया जा रहा है कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं और बीजेपी भी चाहती है, हम भी हिमायत कर रहे हैं? तो आप सब मिलकर सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा है, ये कहना है तमाम पार्टियों का। प्रैक्टिकली जो मरकज में सरकार कार्यरत है जी, जब उन्होंने अपना वादा पूरा श्योर किया है, और ये भी अपना आपके समक्ष आपकी डिस्कशन में रखा था कि हमारा ये जब पीडीपी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम के ऊपर बात नहीं कर रहे, या मरकज हमारे साथ इस पे हमारे को अश्योर नहीं कर रही है, जब बात चल रही है, जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो स्टेटहुड मिलेगा, सबके बीच में रहेगा। अभी 1 साल हुआ है जब ये मरकज टाइम उसको अनुकूल परिस्थिति में सोचेगा तो स्टेटहुड हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पूर्णिमा जी, एक सवाल ये है, आपने कहा कि मामला सब जुडिस है, तो ये स्टेटहुड अदालत से या फिर दिल्ली से कैसे तय हो? बेहतर क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? मेरी एक बात सुनिए,
स्टेटहुड हमें कोर्ट के माध्यम से मिले या स्टेटहुड हमें मरकज के माध्यम से मिले, जी, स्टेटहुड हमारा अधिकार है। हमारे पीएम साहब ने भी एश्योर किया है, हमारे एचएम साहब ने भी एश्योर किया है। हमें इससे नकारना नहीं चाहिए कि हमें स्टेटहुड मिलेगा। ठीक है मुजम्मिल, स्टेटहुड अब अदालत की तरफ रुख हो रहा है, तो क्या स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए मरकज का वादा पूरा हो जाए या फिर अदालत से ही बेहतर है? मुझे समझ आ रही है बीजेपी अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, नीयत नहीं है, सिंपल सी चीज है। और दूसरी चीज, हमारी जो मौजूदा सरकार है वो क्या एफर्ट डाल रही है स्टेटहुड को लेने के लिए। अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, खाली पब्लिक में जाके आउटरीच करके जहां पे कोई प्रोग्राम है वहां पे आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, बट आप बैकडोर क्या कर रहे हैं? कभी कोई बात हुई? आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आपको कॉल करे और बोले उमर साहब आपको स्टेटहुड चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं तो उमर साहब तो जा रहे हैं ना, दिल्ली जा चुके हैं, पीएम साहब से कश्मीर में बार बार कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं सर। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? सर एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं ना सर। देखिए, कोई भी चीज लेने के लिए शिद्दत चाहिए होती है, किस शिद्दत से आप मांग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, अनसुनी करी जा रही है, सर आप प्रोटेस्ट में बैठिए, भूख हड़ताल करिए सर, हम साथ देंगे, लोग साथ, एक बच्चा साथ देगा आपका। ठीक है शौकिया जी, नियत नहीं है स्टेटहुड के लिए अब क्या सरकार को जमहूरी तौर पर एहतजाज करना चाहिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को? इलेक्शन से जीतने से पहले ठीक है मुजम्मिल, हम ये चीजें करेंगे और जैसी जीत हो गई उसके बाद ये कंप्लीटली यू टर्न मार गए हैं। ठीक, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर ये अपने स्टेटहुड के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ठीक है। ये स्टेटहुड शौकिया जी, अपने क्या इस सरकार के सपोर्ट में होंगे अपोजिशन के तौर पर? जिलानी साहब, देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। वो इन्होंने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उसको अमलाने में कहीं ना कहीं ये कोताही बरत गए। लेकिन अब ये है कि ये मामला जो है अब कोर्ट तक है। हमने यही सोचा था कि शायद मरकजी सरकार हमें अपना जो स्टेटहुड है वो दे दे और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब के सर ये सेहरा बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो नाकामयाब हो गए इस मामले में कि वो मरकजी सरकार से अपने लिए स्टेटहुड ले सके अपने कश्मीर के लिए। लेकिन पंजाबी की एक कहावत है, बोती गई थोड़ी रही। तो अब जो है कि अब 4 हफ्तों की बात है, तो कुछ ना कुछ मामला जो है वो सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बहुत बहुत इंतजार हमें करना पड़ा। और ये एक चीज जिलानी साहब बार बार ये कही जाती है कि हम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, यानी मैं पीडीपी की बात कर रही हूँ। लेकिन बिल्कुल हमने मरकजी सरकार पे भी बात की जब कभी ऐसा मौका आया। देखिए, यहाँ पे जब बाइफन का वाक़ा हुआ तो उस वक्त हजारों लोग जो हैं उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। तो क्या उस वक्त हमने मरकजी सरकार पे तनकीद नहीं की? यहाँ के जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको बंद कर दिया गया, तो क्या उस वक्त हमने मरकजी सरकार की बात नहीं की? अभी हमारे यहाँ फ्रूट के लिए कोई इंतजाम नहीं था, कोई ट्रेन का डब्बा नहीं था, तो हमने क्या मरकजी सरकार पे तनकीद नहीं की? हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि हम जो तनकीद स्टेटहुड के लिए सरकार के साथ आप खड़े हैं कि नहीं? जी, स्टेटहुड के लिए आप सरकार के साथ खड़े हैं कि नहीं? सिर्फ हम ही नहीं, मुजम्मिल कहते हैं कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज हो। देखिए, कश्मीर का बच्चा खड़ा है। आपने हमेशा, ठीक है नीलोफर साहबा, क्यों नहीं पूरी ऑल पार्टी जो कोलिशन है, ब्लॉक है आपका, स्टेटहुड के लिए आप साथ क्यों नहीं ले आते तमाम पार्टियों को? मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है मैम, क्या आपको स्टेटहुड सिर्फ कश्मीर के लिए चाहिए? नहीं, हमें जम्मू के नुमाइंदे हैं या सिर्फ कश्मीर के? हमें जम्मू कश्मीर के लिए चाहिए, उस जम्मू के लिए चाहिए जिसके साथ बीजेपी हमेशा नाइंसाफी की है। हमेशा सिर्फ कश्मीर को ही प्रोवाइड करती है। उस जम्मू के लिए चाहिए जिसके लिए ट्रेनें जब कटरा डायरेक्ट आई तो हमारा जम्मू नेग्लेक्ट हो गया। उस जम्मू के लिए चाहिए जहां से दरबार मुंह खत्म किया गया, सिर्फ कश्मीर किया गया। उस दरबार को जम्मू सिर्फ कश्मीर जहाँ लगता है ट्रेन चलती है, अब जम्मू के लोग फाको अपना जिंदगी बसर करते हैं। हमें अपने जम्मू के लिए भी बराबर चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड चाहिए और बीजेपी भी इसकी मांग करती है और वो भी हिमायती है कि स्टेटहुड चाहिए। आखिरी सवाल जिस जम्मू ने वोट हमेशा बीजेपी को दिया है,
उस जम्मू के साथ बीजेपी ने भी हमेशा नाइंसाफी की। ठीक है, आखिरी सवाल आप चारों से। कश्मीर की पार्टी होके रह गई है। नहीं, अब बांटिए मत, जम्मू और कश्मीर का मत बांटिए। जम्मू कश्मीर पहले भी एक था, आज भी एक है। स्टेटहुड मिलेगा नहीं मिलेगा तब भी वो एक है। एक सवाल सीधे तौर पर पूर्णिमा जी, बीजेपी ने हमेशा लोगों को फिरकों में बांटा है, ठीक है, और अपनी जो सियासत है वो ऐसे ही की है। ठीक है पूर्णिमा जी, जिस तरह से दरबार मूव की दोबारा फिर अहिया हुआ है, फिर दोबारा शुरू हुआ है, एनसी ने अपना वादा पूरा किया, ये दरबार मूव का इंपैक्ट असेंबली के इलेक्शन पर कितना होगा, बाईपोल पर? असेंबली के जो इलेक्शन 2 सीटों पर एक अलग मुद्दा है और दरबार मूव एक अलग मुद्दा है। भाई साहब, दरबार मूव ये हमारी जो आने वाले जो बाईपोल हमारी असेंबली इलेक्शन में होने जा रहे हैं, चाहे वो नगरोटा की सीट हो चाहे हमारी बड़गाम की सीट हो, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि दोनों सीटों पे अपना भारतीय जनता पार्टी पुरजोर अपना कार्य करते हुए अपनी जीत हासिल करेगी, और जीत हासिल करके जनता के बीच में रखकर उनका विश्वास जीत कर दोनों की दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आके जी, क्योंकि एलजी के दौर में ये मामला खत्म कर दिया गया था, दोबारा शुरू हुआ है, इस पर भी थोड़ी सियासत हो रही है। नीलोफर साहबा, दरबार मूव बाय इलेक्शन नगरोटा बडगाम, ये मुझे लगता है बहुत इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रीजन आप जानते हैं दरबार मूव की वजह से जो स्टॉप हो गया था, जो हमारी ट्रेडिशन 1800 सदी से चलती आ रही थी, रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम से। अब्रप्टली 21 में इसको खत्म कर देना, इसका डायरेक्ट असर जो था खासकर जम्मू में पड़ा बिकॉज ऑफ द रीजन आप खुद जानते हैं, वहाँ के ट्रेडर्स हर किसी ने डिमांड रखी थी कि दरबार मूव को रिवर्स कीजिए, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और हमारा ये क्या कोई सियासी फायदा एनसी को मिलेगा इसका? सीधा सवाल, वक्त कम है, सियासी फायदा भी मिलेगा इसका कुछ जम्मू से? देखिए बिल्कुल मिलेगा। मैं ये समझती हूँ राज्यसभा की जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मैं एक चीज क्लियर करूं, इट इज ओनली एनसी वर्सेस बीजेपी। जो एनसी के साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। फेसेस बहुत क्लियरली हमारे सामने आ जाएंगे आने वाले दिनों में। क्लोजिंग रिमार्क में आपने क्लियर किया है, तो वोट डालेगा वो एनसी के साथ है। एनसी इस वक्त आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर की, तो जो वो बीजेपी की तरफ जाएगा वो सीधे दर्शाएगा वो किस आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है। बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि बीजेपी सबके साथ रही है और सबके साथ रह भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, नीलोफर साहबा, शोकिया जी, मुजम्मिल और पूर्णिमा जी, इस पूरे बहस में शामिल होने के लिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीट पर जो सियासी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक इंतखाबी दौड़ नहीं बल्कि नजरियाती जंग भी बनती जा रही है। सवाल ये नहीं कि सीट किसको मिलेगी, सवाल यह है कि सियासी उसूलों को बचाया जाएगा या फिर कुर्बान किया जाएगा। विभाग मुंसिफ में फिलहाल इतना ही। आदाब।